हेलो, वेलकम टू ज्ञान गंगा ऑनलाइन क्लास। आज हम कक्षा 7 का विषय हिंदी पाठ 6 सोना इसका भाग 2 पढ़ेंगे। भाग 1 में हमने जाना था महादेवी वर्मा ने एक छोटे से हिरण के बच्चे को पालने का प्रस्ताव आया तो उन्हें पुरानी घटना याद आ गई जिसमें उन्होंने एक शैशवावस्था में ही हिरण का एक बच्चा पाला था जिसका नाम उन्होंने सोना रखा था। वह उनकी प्रशंसा करते थकती नहीं। उसकी आंखें, उसकी बड़ी बड़ी पानीदार आंखें, छोटा सा मुंह कि उसे बोतल भी पकड़ना नहीं आता था, परंतु वह धीरे धीरे सब सीख गई और उसने जल्दी ही उनके परिवार में और जो दूसरे प्राणी थे उनसे दोस्ती कर ली। उनसे खेलने कूदने में वे इतनी मस्त हो जाती थी कि उन्हें किसी का भान ही नहीं रहता था। हमने पढ़ा कि महादेवी वर्मा महिला विद्यापीठ की आचार्य रही, तो उनके स्कूल के जो बच्चे, प्रोफेसर, दूसरे और टीचर्स, गुरुजी थे, उन सब से उस हिरण को कोई लेना देना नहीं था। हिरण के बच्चे को वह तो जो उससे प्यार करता वह उसी से उसकी हो जाती, उसके साथ खेलने लगती, उनसे वह दोस्ती कर लेती। तो चलिए अभी इसके भाग 2 में इसके आगे की कहानी हम जानते हैं। वर्ष भर का समय बीत जाने पर सोना हिरण शावक से हिरणी में परिवर्तित होने लगी। यानी सोना जो बच्चा था अब वह बड़ा होने लगा। उसके शरीर के पीताभ पीताभ रोए ताम्रवर्णी झलक देने लगी। उसका जो शरीर है उसमें पीलेपन की चमक आने लगी। टांगे अधिक सुडौल और खुरों में कालेपन में चमक आ गई। उसकी टांगे बहुत अधिक मजबूत हो गई और खुरों में कालापन आ गया। ग्रीवा अधिक बंकिम और लचीली हो गई। उसकी गर्दन बहुत ही अधिक लचीली और तिरछी सी हो गई। पीठ में भराव वाला उतार चढ़ाव और स्निग्धता दिखाई देने लगी। उसके पीठ में जो उतार चढ़ाव है वह प्रेम पूर्वक दिखाई देने लगा। स्निग्धता यानी प्रेम पूर्वक। परंतु सबसे अधिक विशेषता तो उसकी आंखों और दृष्टि से मिलती थी। आंखों के चारों ओर खींची कज्जल कोर में नीले गोलक और दृष्टि ऐसी लगती थी कि मानो नीलम के बल्बों में उजली विद्युत की स्फुरण हो। उसकी जो आंखें थे वह बहुत सुंदर हो गई थी, जैसे कि काजल लगाया हुआ, और नीले गोल आकार में दिखती थी, जैसे कोई नीलम के बल्ब, नीले रंग के बल्ब हो और बिजली से चमक रहे हो। इसी बीच फ्लोरा ने भक्तिन की कुछ अंधेरी कोठरी के एकांत कोने में 4 बच्चों को जन्म दिया। अब इसी बीच जो कुतिया थी उसने 4 बच्चों को जन्म दिया और वह खेल में संगियों को भूलकर अपनी नवीन सृष्टि के संरक्षण में व्यस्त हो गई। अब वह उस हिरणी के बच्चे से और दूसरे जानवरों से खेलती नहीं थी। उसने जो 4 बच्चों को जन्म दिया था उसी की देखभाल में लगी रहती थी, उसके संरक्षण में व्यस्त हो गई। 1-2 दिन सोना अपनी सखी को खोजती रहती। सोना जो थी अभी वो फ्लोरा को खोजती रही। 2 दिन तक उसने उसे ढूंढा। उनको इतने लघु जीवों से घिरा देख उसकी स्वाभाविक चकित दृष्टि गंभीर विस्मय से भर गई। वह फ्लोरा को इतने छोटे छोटे बच्चों से घिरा हुआ देखकर गंभीर और आश्चर्यचकित हो गई। एक दिन देखा फ्लोरा कहीं बाहर घूमने गई है और सोना भक्तिन की कोठरी में निश्चिंत लेटी है। पिल्ले आंखें बंद रहने के कारण चींची करते हुए सोना के उदर में दूध खोज रहे थे। तब से सोना के नित्य का कार्यक्रम में पिल्ले के बीच में लेट जाना भी सम्मिलित हो गया। अब वह उन बच्चों के साथ लेटने के लिए, उसके जो रोज के कार्यक्रम है उनके साथ इन बच्चों के साथ खेलना लेटना, यह भी उसके नित्य के कार्यक्रम में शामिल हो गया।
आश्चर्य की बात यह थी कि फ्लोरा हेमंत, बसंत और गोधुली को तो अपने बच्चों के पास फटकने भी नहीं देती थी, परंतु सोना के संरक्षण में उन्हें छोड़कर अस्वस्थ भाव से इधर उधर घूमने चली जाती थी। अब फ्लोरा जो है वो और दूसरे जानवरों को अपने बच्चों के पास भटकने भी नहीं देती थी, उनके पास आने ही नहीं देती थी, परंतु सोना को उसकी सुरक्षा के लिए भय रहित भाव से घूमने चली जाती थी। सोना के भरोसे वह अपने बच्चों को छोड़ जाती थी। संभवतः संभवतः वह सोना की स्नेही और अहिंसक प्रकृति से परिचित हो गई थी। फ्लोरा जानती थी, सोना को पहचान गई कि अब वह अपने बच्चों को इसके भरोसे छोड़कर कहीं जा सकती है। वह बहुत दयालु है और वह अपने बच्चों को कोई खतरा नहीं होने देगी, तो वह उसके भरोसे छोड़कर चली जाती। पिल्लों के बड़े होने और उनकी आंखें खुल जाने पर सोना ने उन्हें भी अपने पीछे घूमने वाली सेना में सम्मिलित कर लिया। अब जिस तरह और प्राणी सोना के पीछे पीछे घुमा करते थे, उनमें इन फ्लोरा के छोटे छोटे बच्चों को भी उसकी सेना में सम्मिलित कर लिया और मानो इस वृद्धि की उपलक्ष्य में आनंदोत्सव मनाने के लिए अधिक देर तक मेरे सिर से आर पार चौकड़ी भरती रही। वह इन बच्चों की जो वृद्धि थी उसके उपलक्ष्य में आनंदोत्सव मना रही थी। उसे भी इन बच्चों को बड़ा होते देख बहुत आनंद हो रहा था। उसी वर्ष गर्मियों में मेरा बद्रीनाथ की यात्रा का कार्यक्रम बना। महादेवी वर्मा जी अब गर्मियों की छुट्टी में बद्रीनाथ जाने का कार्यक्रम बना रही है। प्रायः मैं अपने पालतू जीवों के कारण प्रवास में कम रहती हूँ। उनके घर इतने प्राणी हैं कि वह उन जीवों को अकेला छोड़कर प्रवास के लिए सोचती नहीं थी। बहुत कम जाना होता था। उनकी देखरेख में केवल सेवक रहने पर भी मैं उन्हें छोड़कर आश्वस्त नहीं हो पाती। भले ही उनके घर में कई नौकर चाकर सेवक हैं, परंतु फिर भी वह उन्हें अकेला छोड़ना नहीं चाहती। भक्तिन, अनुरूप आदि के तो साथ जाने वाले ही थे। उनके घर के जो और दो नौकर थे, भक्तिन, अनुरूप, वह भी उनके साथ बद्रीनाथ की यात्रा पर जाने वाले थे। पालतू जीवों में से मैं फ्लोरा को साथ ले जाने की निश्चय किया था। फ्लोरा जो कुतिया थी वह उसे साथ ले जाने को सोच रही थी, क्योंकि वह मेरे बिना रह नहीं सकती, क्योंकि वह महादेवी वर्मा जी के बगैर रहती नहीं थी। तो इसीलिए उसने फ्लोरा को भी साथ ले जाने का निर्णय किया था। सोना की सहज चेतना ने न मेरी यात्रा जैसी स्थिति का बोध था, न प्रत्यावर्तन का, यानी मेरा जाने का भी समय निश्चित नहीं था और वहाँ से कब आना है यह भी निश्चित नहीं था। प्रत्यावर्तन यानी पुनः वापसी या लौटने का समय, उसी में उसकी निराश, जिज्ञासा और विस्मय का अनुमान मेरे लिए सहज था। पैदल आने जाने के निश्चय के कारण बद्रीनाथ की यात्रा में ग्रीष्मावकाश समाप्त हो गया। उन्होंने बद्रीनाथ की बहुत सी यात्रा पैदल ही तय की, जिसके कारण उनकी गर्मियों की छुट्टियां बहुत जल्दी समाप्त हो गई। जुलाई को लौटकर जब मैं बंगले के द्वार पर आ खड़ी हुई, तब बिछड़े हुए पालतू जीवों में कोलाहल होने लगा। जब वह गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने के बाद अपने घर लौटी, तो बंगले के दरवाजे पर आते ही उनके सभी जो पालतू जानवर थे उन सब का शोर होने लगा, कोलाहल मचने लगा। गोधुली मेरे कंधे पर आ बैठी। हेमंत, बसंत मेरे चारों ओर परिक्रमा करके हर्ष की ध्वनि में मेरा स्वागत करने लगे। गोधुली, बिल्ली और ये कुत्ता हेमंत, बसंत, ये उनके चारों ओर घूमने लगे और खुशी व्यक्त करने लगे। पर मेरी दृष्टि सोना को खोजने लगी, परंतु महादेवी वर्मा जी अपनी सोना हिरणी के शावक को ढूंढने लगी। क्यों वह अपना उल्लास व्यक्त करने के लिए मेरे सिर के ऊपर से छलांग नहीं लगाती? वह सोच रही है कि क्या अभी वह मेरे सिर के ऊपर छलांग नहीं लगाएगी। सोना कहाँ है पूछने पर
माली आंखें पोंछने लगा। जब उसने महादेवी वर्मा जी ने सोना के बारे में पूछा तो उनका माली वह आंखें पोंछने लगा। उसकी आंखों में आंसू भर आए और चपरासी चौकीदार एक दूसरे का मुख देखने लगे। वह भी सोच में पड़ गए कि हम इन्हें कैसे बताएं कि हिरणी शावक का क्या हुआ। वे लोग आने के साथ ही मुझे कोई दुखद समाचार नहीं देना चाहते थे। उनके जो नौकर थे, चपरासी, चौकीदार, माली, ये नहीं चाहते थे कि महादेवी वर्मा यात्रा से लौटे और आते ही उन्हें तुरंत कोई दुखद समाचार मिले। परंतु माली की भावुकता के बिना बोले ही उसे दे डाला। परंतु जो माली है उनकी भावुकता ने बिना बोले ही सारा संदेशा दे दिया। महादेवी वर्मा जान चुकी थी कि हिरणी का क्या हुआ। ज्ञात हुआ कि छात्रावास के सन्नाटे और फ्लोरा के साथ मेरे अभाव के कारण सोना इतनी अस्थिर हो गई थी कि इधर उधर कुछ खोजती सी वह प्रायः कंपाउंड से बाहर निकल जाती थी। जब ग्रीष्मावकाश था, स्कूल में भी छुट्टियां, बच्चे नहीं थे, कहीं चहल पहल नहीं थी, फ्लोरा भी साथ नहीं थी और साथ में महादेवी वर्मा जी भी नहीं थी। उसे बहुत अकेलापन महसूस होता। वह अक्सर किसी को इधर उधर खोजा करती थी। कभी ढूंढते ढूंढते वह कंपाउंड से बाहर निकल जाया करती थी। इतनी बड़ी हिरनी को पालने वाले तो कम थे, परंतु उसका खाद्य और स्वाद प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों का बाहुल्य था। वह हिरनी जो कभी देखने नहीं मिल पाता, ऐसे हिरनी के बच्चे को पालना बहुत कम था, परंतु उसको खाने वाले और उसका स्वाद चखने वाले व्यक्ति बहुत थे। माली से चौकीदार, इन सबको उस हिरणी के बच्चे को पालना कठिन होने लगा। इसी आशंका से माली ने उसे मैदान में एक लंबी रस्सी से बांधना आरंभ कर दिया था, क्योंकि उन्हें डर था कि वह हिरणी शावक कहीं बाहर चली गई तो कोई भी उसका शिकार कर लेगा, उसे मार देगा। उसका एक दिन न जाने किस स्तब्धता की स्थिति में बंधन की सीमा भूलकर वह बहुत ऊंचाई तक उछली और रस्सी के कारण मुक्के बल धरती पर आ गिरी। वही उसकी अंतिम छलांग थी। वह भूल गई कि वह रस्सी से बंधी हुई है और उसने शांति से एक ऊंची छलांग लगाई और वह रस्सी बंधी होने के कारण मुंह के बल धरती पर आ गिरी और वही उसकी अंतिम छलांग, आखिरी छलांग रही। सब सुनहले रेशम की गठरी से शरीर को गंगा में प्रवाहित कराए। सभी ने मिलकर उस सुनहरे सोने रंग जैसे दिखने वाले पीले रंग वाली शरीर को गंगा में बहा दिया। इस प्रकार किसी निर्जन वन में जन्मी और जनसंकुलता में पली सोना की करुणा कथा का अंत हुआ। एकांत जंगल में जन्मी और लोगों में पली बड़ी सोना का बहुत ही दयामय अंत हुआ, करुण अंत हुआ। सब सुनकर मैंने निश्चय किया था कि अब हिरण नहीं पालूंगी। उसके इस घटना से महादेवी वर्मा ने यह सोचा था कि अब वह हिरण नहीं पालेगी, परंतु संयोग से फिर हिरण पालना पड़ रहा है, क्योंकि आज फिर परिचित डॉक्टर धीरजनाथ बसु की पौत्री सुष्मिता के पत्र से अपनी प्रतिज्ञा को भंग करने का समय आ गया है। उसने जो हिरण न पालने की प्रतिज्ञा ली थी, उस प्रतिज्ञा को अभी भंग करने का समय आ गया और उसे फिर हिरण को पालने का मौका मिल रहा है। और उनकी धीरज की जो पौत्री थी, वह नहीं चाहती थी कि इस बच्चे को किसी ऐसे व्यक्ति के पास सौंपे जो उसे नुकसान पहुंचा सके। वह किसी भरोसे वाले व्यक्ति के पास उसे छोड़ना चाहती थी, उनके भरोसे उसे बढ़ाना चाहती थी। इसी के साथ हमारा यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।